ये चैनल किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, मजहब की धार्मिक भावनाएं या फिर श्रद्धा को आहत नहीं करता, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अज्ञानता ही अंधविश्वास का कारण बनी हुई है, जो कि मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है, जिसे आप तर्क, बुद्धि और विवेक की कसौटी से पहचान सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। क्या सच में अंबेडकर ने नहीं बनाया संविधान? जानिए पूरा सच, जो इतिहास की किताबों में नहीं बताया जाता। आज तक हमने किताबों में, स्कूलों में और समाज में एक बात बार बार सुनी है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन पिछले कई सालों में एक बहस उठाई जा रही है, असल में संविधान BN राव ने बनाया था, अंबेडकर ने नहीं। तो सवाल सीधा है कि सच क्या है? क्या हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया, या फिर ये एक नई व्याख्या है, या शायद कोई वैचारिक खेल है? आज हम इस पूरे विषय को शुरू से समझेंगे, इतिहास की जड़ से लेकर संविधान बनने तक की पूरी यात्रा। अगर हम सच में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि संविधान किसने बनाया, तो हमें सिर्फ 1946 या फिर 1949 से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें उससे बहुत पहले जाना होगा, उस समय जब भारत में बदलाव की हवा चलनी शुरू हुई। भारत का संविधान अचानक नहीं बना था। ये एक दिन या फिर एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये एक लंबी सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक प्रक्रिया का परिणाम था। उसके बीज उस समय पड़े जब भारत में शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ, जब दलितों ने पहली बार शिक्षा पाना शुरू किया, जब स्त्रियों ने समाज में अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, जब मजदूर अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए, जब समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बातें उठने लगी। यही वो समय था जब स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे विचार भारत की जमीन पर आकार ले रहे थे। अगर हम इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ें तो 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी एक बड़ा कदम था। इस कमेटी ने पहली बार भारत के लिए एक संविधान जैसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की। ये एक संकेत था कि भारत अब अपने नियम खुद बनाना चाहता है। लेकिन उस समय भी देश ब्रिटिश कानूनों के तहत चल रहा था। उन कानूनों में जनता की स्वतंत्रता सीमित थी, इसलिए आंदोलन तेज होते गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग उठी। लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। धीरे धीरे ये मांग पूरे देश में फैल गई और फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। यह ब्रिटिश सरकार का कानून था जिसमें कुछ सुधार किए गए, लेकिन यह पूरी तरह से भारतीयों का संविधान नहीं था। ये केवल एक प्रशासनिक ढांचा था, ना कि जनता की आकांक्षाओं का दस्तावेज। फिर आता है 1940 का दशक, भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक समय। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, 1946 की नेवल म्यूटिनी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का कमजोर होना, इन सब घटनाओं ने मिलकर भारत की स्वतंत्रता का रास्ता तैयार किया। और जब ये साफ हो गया कि भारत आज़ाद होने वाला है, तब सबसे बड़ा सवाल सामने आया, अब देश चलेगा कैसे? यहीं से संविधान सभा की शुरुआत होती है। संविधान सभा में पूरे देश के प्रतिनिधि शामिल थे। ये सिर्फ नेताओं की सभा नहीं थी, बल्कि भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व था। यहाँ पर हर वर्ग, हर विचार, हर समुदाय की आवाज़ थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी का काम था संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करना, और इस कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये फैसला यूं ही नहीं हुआ। अंबेडकर एक महान विधिवेत्ता थे। उनके पास कानून की गहरी समझ थी। उन्होंने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सामाजिक न्याय के सबसे मजबूत पैरोकार थे। अब सवाल उठता है, BN राव कौन थे? BN राव एक सिविल सर्वेंट थे। वे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उनका काम था तकनीकी और कानूनी सलाह देना। उन्होंने दुनिया के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, यानी कि वे एक विशेषज्ञ थे जो ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में मदद कर रहे थे। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर को समझना जरूरी है।
एक व्यक्ति जो विचार देता है और एक व्यक्ति जो तकनीकी रूप से उसे लिखता है। दोनों का योगदान अलग अलग होता है। BN राव ने प्रारंभिक ड्राफ्ट और संरचना में मदद की, लेकिन अंतिम निर्णय, संशोधन और दिशा ये सब संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से तय हुआ और उस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व अंबेडकर कर रहे थे। संविधान सभा में हजारों संशोधन प्रस्ताव आए, हर धारा पर बहस हुई, हर शब्द पर चर्चा हुई। अंबेडकर का काम था इन सभी बहसों को समझना, उन्हें एक कानूनी ढांचे में ढालना और एक ऐसा दस्तावेज बनाना जो पूरे देश को जोड़ सके। ये काम सिर्फ लिखने का नहीं था, ये सोचने, संतुलन बनाने और दिशा देने का काम था। अब एक और सवाल, अगर अंबेडकर इतने महत्वपूर्ण थे तो उन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि सारा श्रेय उनका नहीं है? 25 नवंबर 1949 को अपने अंतिम भाषण में अंबेडकर ने कई लोगों को श्रेय दिया, BN राव, SN मुखर्जी और अन्य सहयोगियों को। लेकिन ये एक लीडर की विशेषता होती है कि वो अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को सम्मान देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका खुद का योगदान कम हो जाता है। अगर एक फिल्म में डायरेक्टर, लेखक, अभिनेता, संपादक सब काम करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि डायरेक्टर का कोई योगदान नहीं है? नहीं, हम कहते हैं ये एक टीम वर्क था, लेकिन नेतृत्व किसका था यह भी स्पष्ट होता है। ठीक वैसे ही संविधान एक सामूहिक प्रयास था, लेकिन उसका नेतृत्व और अंतिम रूप देने का श्रेय अंबेडकर को जाता है। अब हम बात करते हैं इस डिबेट के पीछे के कारणों का। ये बहस अचानक क्यों शुरू हुई और इतने सालों तक किसी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अंबेडकर आज भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन चुके हैं। उनका प्रभाव सिर्फ दलित समाज तक ही सीमित नहीं है, उनके विचार पूरे समाज में फैल चुके हैं। आज हर राजनीतिक दल अंबेडकर का नाम लेता है, लेकिन सभी उनके विचारों को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के विचारों को कमज़ोर करना हो तो सबसे पहले उसके योगदान पर सवाल उठाए जाते हैं। ये एक रणनीति भी हो सकती है। पहले कहो कि उन्होंने उतना काम नहीं किया, फिर कहो वे केवल नाम के थे और धीरे धीरे उनकी पूरी विरासत को कमज़ोर करो। लेकिन इतिहास को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं, तथ्यों से काम लेना चाहिए। ये सच है कि BN राव का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन वे संविधान निर्माता नहीं थे। अंबेडकर का योगदान निर्णायक था, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, अगर अंबेडकर इस प्रक्रिया में नहीं होते तो क्या संविधान वैसा ही होता? संभव है कि संविधान बनता, लेकिन क्या उसमें सामाजिक न्याय इतना मजबूत होता? क्या आरक्षण की व्यवस्था होती? क्या समानता को इतना स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता? ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित है कि अंबेडकर ने संविधान को एक सामाजिक दिशा दी। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाया, उन्होंने समाज को बदलने का रास्ता दिया, और यही कारण है कि उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के वास्तुकार भी कहा जाता है। अब अंत में एक बात और, संविधान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये पूरे देश की सामूहिक चेतना का परिणाम है। लेकिन हर महान कार्य में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे दिशा देते हैं, आकार देते हैं और पूरा करते हैं। भारतीय संविधान के लिए वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप भी चाहते हैं बाबा साहेब की इन सब बातों को आगे फैलाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।